अच्छा, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। सर यस। सर मैं जस्ट अभी ज्वाइन हुआ, तो आप मुझे बता सकते हैं आपने अभी तक क्या पढ़ाया? बेटा मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, जस्ट वी आर स्टार्टिंग नाउ। ओके सर। Okay, so let's start with the incident of Bloody Sunday. अच्छा, किसी को पता है ब्लडी संडे क्या है? अगर किसी को पता हो तो बोल दो। नहीं पता है? हाँ, यस माही। सर संडे के दिन ऐसा कुछ हुआ था जिससे बहुत सारा मीन्स बहुत सारे लोग मर गए थे, ऐसा कुछ होगा? Yes sir, more than 100 people died and more than 300 were injured. अच्छा वेदांत, बेटा कैन यू प्लीज कीप ऑन योर कैमरा? Yes sir, I will sir, just give me 2 minutes sir. ओके। ओके, तो ब्लडी संडे मतलब ये जो वर्ड है ब्लडी संडे, मतलब इसके ऊपर से ही हम लोग मतलब कि शायद इमेजिन कर सकते हैं कि मे भी शायद वो संडे का दिन होगा और उस टाइम पे कुछ ऐसी कोई एक्टिविटी हुई होगी जिसके वजह से ब्लड निकला होगा किसी का, या तो फिर किसी का निकाला होगा, मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी की होगी, कोई ऐसे केओस सिचुएशन होगी, या तो कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी होगी कि जिसके वजह से उसका नाम इसी तरह से रखा गया है ब्लडी संडे। पर ठीक है, एक्चुअली ऐसा ही हुआ था कि ऑन संडे ऑफ द ईयर 1905, संडे का दिन था और ईयर था 1905, एक प्रोसेशन निकला था। किसका? रशियन रिवॉल्यूशनरीज का एक प्रोसेशन निकला था। प्रोसेशन मतलब जानते हैं ना, जुलूस। एक प्रोसेशन निकला था रशियन रिवॉल्यूशनरीज का और उसका लीडर था फादर गैपन। और ये लोग कहाँ जा रहे थे? विंटर पैलेस पे जा रहे थे। विंटर पैलेस क्या था? तो एक्चुअली रशिया के अंदर विंटर पैलेस मतलब जार जिस जगह पे रहता था, द रेसिडेंस ऑफ जार, वहां पे सब लोग जार के अगेंस्ट कुछ कंप्लेन लेके जा रहे थे, पिटिशन लेके जा रहे थे कि हमारे पास इतनी इतनी कंप्लेन है, आप इसकी सॉल्यूशन दो या तो फिर आप यहाँ से राजगद्दी से उठ जाइए। ठीक है, अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो आप यहाँ से उठ जाइए, आप चले जाइए यहाँ से। अब इस टाइम पे जब भी वो विंटर पैलेस पे पहुंचे और जार को पता चला कि ये लोग यहाँ पे आए हैं, ये लोग प्रोसेशन निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, एट द वेरी सेम टाइम जार ने क्या किया, वहां की जो पुलिस थी उसको, और जो कोसैक्स थे, कोसैक्स मतलब सेमी मिलिट्री कम्युनिटीज ऑफ यूक्रेन, आपने सुना होगा यूक्रेन इज मतलब पहले ऐसा बोला जाता था कि यूक्रेन वाज अ टेरिटरी ऑफ रशिया। हालांकि दोनों के बीच में बहुत ही मतलब बीच में एक और एक कंट्री है रशिया और यूक्रेन के बीच में, पर बिकॉज ऑफ रशिया के अंदर कम्युनिज्म था और यूक्रेन के अंदर भी कम्युनिज्म था, मतलब यूक्रेन एट फर्स्ट यूक्रेन वाज अ पार्ट ऑफ रशिया, तो वो लोग मतलब कि एक ही टाइप की कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, इसीलिए वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो
कोसैक्स करके एक मिलिट्री कम्युनिटी थी, सेमी मिलिट्री कम्युनिटी बोला जाता है, ठीक है। एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, लोगों को सिखाती है, जैसे कि हमारे पाकिस्तान भाइयों के पास एक और ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अंदर ही चलता है, जैश ए मोहम्मद और अल कायदा, ये सारी चीजें जो है ना, वो एक सेमी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब उसको बढ़ावा दिया Sir, जाता है but they वहाँ। are terrorist organization. हाँ, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ वही थे, मैं ऐसा बोल रहा हूँ उस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, उस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिलिट्री ट्रेनिंग देता था और अपने हक के लिए लड़ना जानता था। अब हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वो लोग टेररिस्ट है, वो Sir, तो ऐसे। but जैश ए मोहम्मद का मोटिव तो सर यस, जैश ए मोहम्मद का मोटिव और अलकायदा का मोटिव दूसरा ही है, पर वो लोग तो ऐसा समझ रहे हैं ना कि हम हमारी डिमांड को फुलफिल करवाने के लिए कर रहे हैं। हमारे साथ जो हुआ है, हमारे साथ इतना एक्सप्लॉयटेशन हुआ है अभी तक, तो उनकी फिलॉसफी अलग है, हमारी फिलॉसफी अलग है, सबकी फिलॉसफी अलग होती है। तो जो कोसैक्स थे, जो सेमी मिलिट्री कम्युनिटीज थे फ्रॉम यूक्रेन एंड सदर्न रशिया, उनको बुला के जितने भी लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हुए थे फॉर प्रोसेशन, उनके ऊपर गोलियां चलवा दी, ठीक है। अब गोलियां चलवा दी तो काफी सारे लोग जो है वो इंजर्ड हो गए, काफी सारे वर्कर्स जो ये प्रोसेशन में थे उनको मार डाला गया, ठीक है। और यही जो दिन था, जिस दिन के लिए अब जो मैं आपको बोलूं, वो जो जार जो जहाँ पे रहते थे, जिसको बोलते हैं हम विंटर पैलेस या तो विंटर प्लेस, वो पूरा वाइट था, स्नो कवर्ड। और ये इंसिडेंस जब हुआ, जब ओपन फायरिंग हुई उनके ऊपर और काफी सारे लोग मर गए, तो वो पूरा जो एरिया था जहाँ पे स्नो कवर्ड थी वाइट वाला, वो दैट वाइट कलर टर्न्ड इनटू रेड ब्लड से। इसीलिए ब्लडी संडे बोला गया, इसीलिए इस इंसिडेंस को ब्लडी संडे बोला गया है। और यही एक इंसिडेंस ऐसा हुआ जिससे 1905 रिवॉल्यूशन जो था उससे थोड़ा पंप मिला, इग्नाइट इग्निशन यस, इग्निशन हुआ। कैसे दिया जल रहा है, अपने अंदर घी डालते हैं तो कैसा होता है, ठीक है। कहीं पे आग जल रही है और पेट्रोल छिड़क के आ जाए तो भड़ाका हो जाएगा। हाँ, तो इट इज एन इग्निशन। और यही ब्लडी संडे एक इवेंट ऐसी रही कि जिसके वजह से लोगों को, जो जार थे और जरीना थी, उनके अगेंस्ट में ये लोग आ गए और उन्होंने बोल दिया कि ये तो बहुत ही मतलब कि हद हो गई है इनकी, अब इनको निकालना ही है कुछ भी करके, ठीक है। अब उसके बाद में 1905 में कौन से रिवॉल्यूशन हुए हैं और रिवॉल्यूशन के अंदर कौन सी इवेंट्स हुई, ठीक है। तो सबसे पहला, ट्रेंड ऑफ स्ट्राइक्स स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। अब पहले तो स्ट्राइक्स सिर्फ मिल वर्कर्स, इंडस्ट्रियल फैक्ट्री वर्कर्स करते थे, ठीक है। और जो भी जहाँ भी जिस जगह पे छोटी मोटी फैक्ट्रीज या जो भी इंडस्ट्रीज थी उसी जगह पे होता था। अब तो यहाँ पे क्या हुआ, रशिया के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, काफी सारी जगह पे पूरे रशिया के अंदर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो गई और सारे के सारे लोग पूरी कंट्री के अंदर जितने भी मिल वर्कर्स थे या जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स थे, पीसेंट्स थे, सारे लोग इकट्ठा हो गए, सारे लोग स्ट्राइक पे, ठीक है। सेकेंड, यूनिवर्सिटीज क्लोज डाउन when students complaining about lack of civil liberties. Civil liberties मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो पता होगा सिविल लिबर्टीज मतलब इक्वल राइट्स जो सभी सिविलियंस को मिलते हैं। यस, इक्वल राइट्स जो सभी सिविलियंस को मिलते हैं। मतलब इक्वल राइट्स कौन से राइट्स होते हैं? राइट टू वोट, राइट फंडामेंटल टू वोट, राइट टू फ्रीडम, राइट टू ईट, राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीच हेल्थ फैसिलिटी, and right to liberty. yes, right to liberty, right to freedom, right to equality, ठीक है। ये right to speech, एजुकेशन, right to education, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो वहां पे हेल्थ केयर भी इंक्लूड होता है उसमें। यूनिवर्सिटीज जो थी वहां की, वो यूनिवर्सिटीज के अंदर इतना लिबर्टी नहीं मिलता था स्टूडेंट्स को। तो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज यूनिवर्सिटीज क्लोज डाउन हो गई, सारे स्टूडेंट्स ने जाना बंद कर दिया वहां पे। डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स
established the union of unions and demanded a constituent assembly. अब जितने भी पढ़े लिखे लोग थे वहाँ पे, डॉक्टर्स थे, लॉयर्स थे, इंजीनियर्स थे और दूसरे मिडिल क्लास वर्कर्स थे जो इंडस्ट्रीज में और सब जगह पे काम करते थे, उन लोगों ने अपने अपने यूनियंस बना लिए। डॉक्टर्स ने अपने यूनियन बनाए, लॉयर्स ने अपने यूनियन बनाए, इंजीनियर्स ने अपने एसोसिएशंस बनाए, ठीक है। और क्या डिमांड किया? एक ही डिमांड, कंस्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। जार का ये जारडम नहीं चलेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ कंस्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, ठीक है। A large number of trade unions and factory committees consisted of factory workers also existed for short time. अब बहुत सारे फैक्ट्री वर्कर्स और ट्रेड यूनियन, कोई भी फैक्ट्री होती है, कोई भी इंडस्ट्री होती है, उसके अंदर ट्रेड यूनियन होता है, अपनी कमिटी होती है, अपना एसोसिएशन होता है, ठीक है। तो ये सारे ट्रेड यूनियंस के और फैक्ट्री कमिटीज में जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स काम करते थे वो सारे के सारे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ये भी ज्वाइन कर लिए यहाँ पे रिवॉल्यूशन 1905 का, ठीक है। Severe restrictions were placed on political activity. अब इन लोगों ने मिलकर क्या किया, जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती थी वो सारी की सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी को इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मतलब जार अगर यहाँ से कोई जो दूसरी जगह पे जाता हो किसी रिलेशन मेंटेन करने के लिए, या तो अपने पूरे क्या बोलते हैं कंट्री के फायदे के लिए कोई भी डील हो रही हो वहां पे जाता हो, तो वो सारी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी वो सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज ने इन लोगों ने रिवॉल्यूशन निकाल के रिस्ट्रिक्शन में डाल दिया, ठीक है। कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होती। अब इसका इम्पैक्ट जार के ऊपर क्या पड़ा? अब वो भी मतलब कि इंटेलेक्चुअल था, ब्रिलियंट था, तभी तो वो इतना बड़े रशिया को वो कर रहा था, रूल कर रहा था रशिया पे, ठीक है। तो इसने अपनी तरफ से क्या रिएक्शन दिया? Under the widespread revolution, the Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament. अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आता है elected consultative parliament, मतलब it was not an assembly, it was an elected consultative parliament. यहाँ पे elect किसको किया जाएगा? उनके ही आदमी को किया जाएगा, ठीक है। और वो भी किस लिए? सिर्फ कंसल्टेशन के लिए, और उसको बोलते हैं डूमा लेजिस्लेटिव असेंबली। वहां पे है अभी भी डूमा लेजिस्लेटिव असेंबली, पर अभी जार नहीं है वहां पे, ठीक है। तो इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाई गई और उसमें भी उसने अपना जो शेयर था वो तो वही रखा। मतलब जार जो था उसको ये पसंद नहीं था कि उसकी अथॉरिटी को कोई क्वेश्चन करे और उसके पावर में कोई रिडक्शन आए। मतलब दूसरा कोई किसी के पास पावर हो ऐसा नहीं, मेरे पास ही पावर रहना चाहिए। निकोलस II बोल रहा था मेरे पास ही पावर रहने चाहिए, बाकी किसी के पास पावर नहीं रहना चाहिए। और इलेक्टेड पार्लियामेंट तो बनाई थी पर वो सिर्फ कंसल्टेशन के लिए बनाई थी। अगर उसको कोई भी डिसीजन लेना हो तो वो सिर्फ बताता था कि ये डिसीजन लेना है, अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो दे सकते हैं, पर इट इज नॉट बाउंड कि मुझे आपके सजेशन मानने हैं या नहीं मानने हैं, ठीक है। तो ये टाइप की उन्होंने डूमा लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म। अब चलो फॉर्म तो कर दी तो लोग थोड़े से आ गए, मतलब रिवॉल्यूशन जो था वो थोड़ा इसी कारण के लिए रिवॉल्यूशन किया था इन लोगों ने कि भाई एक पार्लियामेंट होनी चाहिए, चलो पार्लियामेंट कर इन्होंने बना दी, ठीक है। ही डिसमिस्ड द फर्स्ट डूमा इन 75 डेज। पहली जो डूमा लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसने 75 डेज में खत्म कर दी, डिसमिस कर दी। फिर वापस से री इलेक्शन हुआ सेकेंड डूमा का, वो भी 3 महीने के बाद, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर दूसरी डूमा लेजिस्लेटिव आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? यस, उसने क्यों फर्स्ट डूमा डिसमिस कर दी? मैंने क्या बोला कि उसने सिर्फ ये जो डूमा लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई थी वो सिर्फ कंसल्टेशन के लिए बनाई थी, ठीक है। अब वो पार्लियामेंट वो नहीं चाहता था कि पार्लियामेंट बन जाए फिर पार्लियामेंट अपनी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। तो अगर वो पार्लियामेंट अपनी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दे तो उसके पावर्स तो कम हो जाएंगे, उसके पावर्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो ये नहीं चाहता था कि मेरे पावर्स रिस्ट्रिक्ट हो जाए और मेरी अथॉरिटी यहाँ पे क्वेश्चन करने लगे लोग, ठीक है। अगर वहां के लोग ही इतने कैपेबल हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म कर सकते हैं और अपनी जो पूरी रशिया की जो मतलब विद इन द बाउंड्री ऑफ रशिया सारे लोग जो हैं वो इतने कैपेबल हैं कि पूरे रशिया को गवर्न कर सकते हैं, तो जार का क्या काम है? इसके दिमाग में ये आया, ठीक है।
तो इसीलिए इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाई, और पहली पार्लियामेंट जब बनी, पहली लेजिस्लेटिव असेंबली बैठी, तो उसको 75 डेज में खत्म कर दिया, वापिस से री इलेक्शन किया सेकेंड डूमा विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, और एक ही चीज थी कि he did not want any questioning of his authority or any reduction in his power। ठीक है, he changed the voting laws and made the third Duma। अब सेकेंड डूमा में उसने क्या किया, वोटिंग लॉज को चेंज कर दिया और तुरंत खारिज कर दी दूसरी भी। ठीक है, और तीसरी डूमा वापिस से रीइलेक्ट की विथ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस एंड लिबरल्स एंड रिवॉल्यूशनरीज वर केप्ट आउट। अब देखो, तीसरी डूमा जब इलेक्ट हुई तो किन किन लोगों को उसने अपने पास रखा। एक तो था कंजर्वेटिव कम्युनिटी। कंजर्वेटिव कम्युनिटी वो कम्युनिटी थी जो हमेशा उनकी ही बोलती थी, वो हमेशा मतलब कि मोनार्क के सिस्टम में ही बोलती थी, जो आपने शायद फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी पढ़ा होगा कि कंजर्वेटिज्म हुई थी और उन लोगों ने बोला कि भाई नहीं, अब तो डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, अब तो वापिस से आप तुम मोनार्की सिस्टम पे ही चले जाओ। ठीक है, तो वही कंजर्वेटिव लोग जो थे वो रशिया के अंदर भी थे, तो उनको लिया गया एज एन पॉलिटिशियन, और लिबरल्स को लिया गया, मतलब जिनको लेना देना ही नहीं। लिबरल्स को नहीं लिया गया था, सिर्फ कंजर्वेटिव सॉरी, यस कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को लिया गया। और किनको दूर रखा, लिबरल्स एंड रिवॉल्यूशनरीज को दूर रखा। लिबरल्स एंड रिवॉल्यूशनरीज को दूर रखा, क्यों? क्योंकि उन्होंने तो अपनी पार्टी बनाई हुई थी, सोशल डेमोक्रेटिक। सर बिकॉज वो अगेंस्ट थे सर। एग्जैक्टली, ठीक है। सर कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को इसलिए रखा क्योंकि कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को मोनार्क से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वही मैंने बोला ना कि कंजर्वेटिज्म किसके लिए हुआ था। कंजर्वेटिज्म जो हुआ था फ्रेंच में भी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी कंजर्वेटिज्म आया था, तो वो किसके लिए हुआ था कि वो लोग हमेशा मोनार्क को सपोर्ट करते थे। तो यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे थे कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस कि जो हमेशा मोनार्क को सपोर्ट करते होंगे, मतलब जार को ही सपोर्ट करते होंगे। ठीक है, अब आया वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 कब शुरुआत हुई थी? 1914। 1914। ओके, और एंड कब हुई थी? यार शुरुआत तो लिखी हुई है इसलिए सबको याद होता है, एंड तो किसी को पता नहीं होता है क्योंकि वो लिखा हुआ नहीं है ना। वही तो प्रॉब्लम है सर, लिखी हुई चीज तुरंत याद रह जाती है। सर 1916 1917 के अराउंड 2 इयर्स 3 इयर्स चली थी। सर 1918 में खत्म हुई थी। नहीं, 1919 में खत्म हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो 1914 में शुरू हुई थी और 1919 में खत्म हुई थी। सर एक्चुअली वो 11 नवंबर को खत्म हुई थी, तो अप्रोक्सीमेटली 90। ऑफिशियल एंड देखते हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुई थी? 1939। ओके, और एंड कब हुई थी? 1945। सर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का तो पता है क्योंकि नाजिज्म थोड़ा बहुत पढ़ा है। अच्छा, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो कौन से पावर्स के बीच में थी? सर अलाइड और जर्मनी, तुर्की एंड ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस। सर उसमें 2 टीम्स थी। कौन सी टीम्स थी? सेंट्रल और अलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर्स एंड अलाइड पावर्स। यूएसए थी और एक अच्छा, तुम लोग अपना वीडियो ऑन करो ना यार, मुझे नहीं, दीवार से बात करनी अच्छी नहीं लगती है यार। हाँ, एटलीस्ट जो लोग आंसर दे रहे हैं वो लोग अपना वीडियो ऑन कर लो। ओके, तो एलाइड पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स, एक्चुअली इट वाज एक्सेस पावर एंड एलाइड पावर, मतलब एलाइड एंड एक्सेस, एलाइड वर्सेस एक्सेस ऐसा बोलते थे। सर एक्सिस को सेंट्रल भी बोलते हैं ना, सेंट्रल Yes. पावर्स। हाँ, तो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में सेंट्रल लिखा हुआ है, एक्चुअली वर्ल्ड हिस्ट्री में एक्सेस बोलते हैं, एलाइड वर्सेस यस एक्सेस। सर, यस सर, यस सर।
मतलब मैंने अभी तक जितने भी बुक्स पढ़ी ना उसमें एक्सिस ही लिखा हुआ है, ये पहली तुम्हारी टेक्स्ट बुक है जिसमें सेंट्रल लिखा हुआ है, इसलिए मैंने बोला। कोई नहीं। तो अच्छा, कौन से कंट्रीज एक्सिस पावर में थे? सामने ही लिखा हुआ है। यूरोप का। ये तो कम है, इतने नहीं थे, और थे। सर यूरोप की साइड के सारे। नहीं, मैं मेन की बात कर रहा हूँ। मेन कौन से कंट्रीज जो थे विच कंसिस्ट ऑफ एक्सेस पावर्स, मतलब एक्सेस पावर्स के अंदर वो लोग सारे थे। सर इस बल्गेरिया भी था, पर सर वो इधर लिखा नहीं है। ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, मैंने नोट्स बने एक्चुअली तुम्हारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से बने। चलो कोई बात नहीं, अगर किसी को याद नहीं रहता है तो फिर मैं तुम लोगों को बहुत ही इजी तरीके से याद रखवा देता हूँ। दोनों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी देख लेते हैं, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी अब तुम लोगों को बता दूंगा मैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मतलब एक्सिस जो ग्रुप था उसमें कौन से कंट्रीज थे, तो याद रखो सिर्फ और सिर्फ। Europe, Australia, नहीं नहीं Britain नहीं, and ऐसे France. ऐसे कैसे याद रखोगे, मतलब इस तरह से याद नहीं रहता है, सर ऐसे उसका याद वो ऐसा शॉर्ट फॉर्म होता है जैसे। है। एक्सिस ग्रुप में थे भगत, भगत, भगवान के भगत, ठीक है। अब भगत में है ना, जो जी के बाजू वाला जो ए है ना उसको सिर्फ साइलेंट कर दो, मतलब क्या हो जाएगा, भक्त। क्या हो जाएगा, भक्त, और मतलब भगवान के भक्त। ये जो थे एक्सिस पावर्स वाले, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है। अब भक्त को एब्रीविएट करते हैं अपने, क्या है? बल्गेरिया, हंगरी, यस, बल्गेरिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, जर्मनी एंड टर्की, जर्मनी ऑस्ट्रिया, जर्मनी जर्मनी एंड टर्की। एंड टर्की। टर्की। हो गया, भक्त हमारे, ठीक है, सबसे प्यारे भक्त, हमारे सबसे प्यारे। तो ये थे एक्सिस पावर। अब आता है एलाइड ग्रुप। एलाइड ग्रुप के जितने भी जो नेशंस थे वो सिर्फ और सिर्फ अपने फर्ज अदा कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फर्ज अदा कर रहे थे। क्या फर्ज अदा कर रहे थे, तो फर्ज का एब्रीविएशन है फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया एंड जापान। याद रह गया, हो गया ना याद? अगर लिखना हो तो लिख लो साइड में। सर एक और अंपायर था, ओटोमन अंपायर। ये टर्की में आ गया ना? यस सर। यस, ओटोमन एम्पायर वाज ओटोमन टर्क्स। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ना, उस टाइम पे ये एम्पायर सब ढीले हो चुके थे, तो खास तौर से ओटोमन एम्पायर तो बहुत ही ढीला था उस टाइम पे। ओके, अब यहाँ पे है ना एक चीज है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी इसमें क्या हुआ था, टर्की जो है, टर्की वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक्सिस ग्रुप में था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बेचारा चला गया सामने की पार्टी चेंज कर दी उसने। उसी तरह से काफी सारे लोगों ने पार्टी चेंज कर दी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक्सिस ग्रुप को पता चला, मतलब ये बल्गेरिया, हंगेरी, ऑस्ट्रिया, टर्की, जब जर्मनी की डिफीट हुई ना, उस टाइम पे इन लोगों को पता चल गया था कि भाई जर्मनी गया मतलब हम लोग भी गए। तो एक से बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक उन्होंने टाइज करनी शुरू कर दी। किसके साथ? ये अपने फर्ज भाइयों के साथ, कि आप मुझे कुछ मत करना मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे कुछ मत करना मैं आपके साथ हूँ। तो टपोटप सब लोग एक यहाँ से एक्सिस में से सीधा चले गए एलाइड में, अपनी उसकी जान वजह बचाने। से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, क्योंकि जर्मनी पे बहुत सारा है ना वो लोड आ गया। यस, वो ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस हुई थी, पेरिस पीस प्रोसेस किया था उसके वजह से। पर उसके बहुत सारे रीजन है, मतलब अकेला वो इट वाज नॉट अलोन ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस,
रिस्पॉन्सिबल। जापान के एडमिनिस्ट्रेशन में अमेरिका जो था वो मतलब कि कुछ ना कुछ करता रहता था, उसका वही भी एक रीज़न है। फिर जापान को अपनी मिलिट्री बेस एक्सटेंड नहीं करने दे रहा था, नवल बेस एक्सटेंड नहीं करने दे रहा था, उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। फिर ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस भी है एक रीज़न, वो जर्मनी के लिए था। इटली के लिए ये था कि इटली को कुछ दिया नहीं था इन लोगों ने। टर्की के लिए भी ये था कि टर्की हालांकि आ गया था एलाइड में जापान, ठीक है, इन लोगों के साथ भी जापान तो ऑलरेडी अलाइड में था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो बाकी सारे लोगों ने मतलब कि खास तौर से फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, दोनों ने अपनी अपनी तरीके से सारी जितनी भी जो अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी अच्छी मिली थी, जितनी भी जगह जो थी, खास तौर से जर्मनी, जर्मनी के राइनलैंड रिवर और इनके ऊपर इन्होंने कब्जा किया था, तो उसका जो पोर्शन था वो पोर्शन इनको नहीं मिला, जिसकी वजह से ये लोग अगेंस्ट में हो गए थे और द रीजंस लेड टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और दूसरा एक रीज़न ये भी था कि 1920 में इन्होंने लीग ऑफ नेशंस बनाया था और लीग ऑफ नेशंस वाज नॉट कैपेबल इनफ कि वो पीस जो थी, वो पीस एंड सिक्योरिटी वो सारे नेशंस में बना पाए, तो इट वाज आल्सो एन अल्टीमेट कॉज। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के तो बहुत सारे कॉज है, पर ऐसा बोला गया है कि वर्ल्ड वॉर वन जो था वो डिवास्टेटिंग था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो था उससे भी ज्यादा डिवास्टेटिंग था। एनीवेज बैक टू द टॉपिक, वर्ल्ड वॉर वन एंड रशियन एम्पायर को, रशियन एम्पायर का क्या इम्पैक्ट हुआ वर्ल्ड वॉर वन से, हालांकि हार गया था। इन 1914 द वर्ल्ड वॉर वन स्टार्टेड बिटवीन two European alliances that were Germany, Austria, Turkey, Axis powers, and France, Britain, and Russia, allied powers. ये दोनों के बीच में हुआ था। Initially, the war was popular in Russia, and the people supported Tsar Nicholas II. अब वॉर की बात आती है तो सब लोग, पहले ऐसा था रशिया में, मैं रशिया की बात करूँ पहले, पहले ऐसा था कि जो जार था ना, उसकी जो वाइफ थी ना, जरीना एलेक्जेंड्रा, वो जर्मन रेस की थी, ठीक है। तो पहले इन लोगों को ऐसा था कि जर्मनी बहुत ही अच्छा है, कि जर्मन को ये लोग सपोर्ट करते थे, कि जर्मनी में ये हुआ है तो रशिया में भी ये होना चाहिए, ठीक है। जर्मनी में डेमोक्रेटिक रूल हुआ है तो चलो अपने भी उसको लेके यहाँ पे भी डेमोक्रेटिक रूल, मतलब ये क्या पहले कंपेयर करते थे जर्मनी से, और जर्मनी बहुत अच्छा लगता था। अब जैसे ही जर्मनी एक्सिस ग्रुप में चला गया और वो भी रशिया के सामने खड़ा हो गया, तो सारा मतलब मामला है ना वो बिगड़ गया, ठीक है। तो इनिशियली ये लोग, रशिया के जो पीपल्स थे, उन लोगों ने पहले सपोर्ट किया जार को, निकोलस टू को, कि हाँ 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 चलो 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 हम भी तुम लोगों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जार निकोलस टू विदाउट कंसल्टिंग द डूमा हैड बिकम द पार्ट ऑफ द वॉर। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या हुई, यहाँ के पीपल्स ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे थे जार को, ठीक है, और यहाँ पे ये मतलब कोई भी अगर वॉर होती है, अपने इंडिया में वॉर होती है, तो सबसे पहले क्या पार्लियामेंट बुलाई जाए, पार्लियामेंट बुलाने के बाद फिर वहां पे ये डिसीजन लिया जाए कि अभी प्रेसिडेंट रूल लगाना है कि नहीं लगाना है, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं तो कितने कितने राइट्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये सबको दिखाना पड़ता है, सबकी राय लेनी पड़ती है, ठीक है। अब इन्होंने पहले ही, मतलब थोड़े टाइम पहले ही इन्होंने जब ऐसे बोला कि चलो अब से डूमा लेजिस्लेटिव असेंबली बैठेगी, और ऑलरेडी आगे 3 डूमा लेजिस्लेटिव असेंबली बिठाई गई, ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हालांकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व तो करते ही नहीं थे वो, एक आध प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे और वापिस से वो डिसमिस कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जार निकोलस टू ने विदाउट द कंसल्टिंग ऑफ डूमा लेजिस्लेटिव असेंबली इन्होंने वॉर में पार्ट ले लिया, अपने सैनिक भेज दिए, सोल्जर्स भेज दिए, ठीक है। तो यहाँ पे इनको चढ़ा गुस्सा कि भाई डूमा बुलाई नहीं है आपने, कुछ डिसीजन लिया नहीं, हमारे साथ कोई कंसल्टिंग नहीं की है, सजेशन नहीं मांगे हैं, कुछ नहीं मांगे, आपने वॉर ज्वाइन कर ली, तो ये दिस इज नॉट फेयर, ठीक है। अब एंटी जर्मन फीलिंग गॉट स्ट्रॉन्गर। अब ये एंटी जर्मन कहां से आ गया, मैंने आपको बोला कि रशिया वाज इन एलाइड एंड जर्मनी वाज इन एक्सिस, ठीक है। तो जर्मनी अगेंस्ट हो गया, तो पहले जो फीलिंग थी कि जर्मन लोग बहुत ही होशियार हैं, जर्मन लोग काफी डेवलप्ड है, उनको हम फॉलो करने चाहिए, ठीक है, तो ये जो फीलिंग थी वो एंटी जर्मन हो गई। और सेंट पीटरबर्ग जिस जगह का नाम इन्होंने रखा था वो जर्मन नेम था,
उसको हटा के तुरंत उन्होंने क्या कर दिया, सेंट पीटरबर्ग को हटा के इन्होंने पेट्रोग्रेड कर दिया उसका नाम। ठीक है, इतना मतलब कि वो लोग गुस्सा हुए। और साथ साथ में जरीना एलेक्जेंड्रास जर्मन ओरिजिन, अब वो जर्मन की थी, जर्मनी की थी एंड हर एडवाइजर, अब उन दोनों के एडवाइजर था एक्चुअली। रास्पुटिन वाज अ जर्मन मॉन्क, और ये जो अपना बंदा है ये जार निकोलस टू, ये पहले से ही रास्पुटिन के चक्कर में था, इन्फ्लुएंस में था। रास्पुतिन जो बोलता था वही करता था ये। ठीक है, तो एक तो वो जर्मन मॉन्क रास्पुतिन, ठीक है, एक वो जरीना उसकी वाइफ, वो भी जर्मनी की। ठीक है, तो मतलब इन दोनों के सामने तो ये हद हो गई मतलब। तो यहीं से ऐसा बोला, ऐसा हुआ कि ऑटोक्रेसी जो थी वो अनपॉपुलर रह गई। यहीं से लोग उनको डिसलाइक करने लगे, तो भाई चलो ये जर्मनी मतलब सामने गया, मतलब तुम लोग भी जाओ अभी यहाँ से। यहीं से फीलिंग वापस भेजने की एग्जाइल में, ठीक है, शुरू हो गई थी। द आर्मीज इन द वर्ल्ड वॉर वन फॉट फ्रॉम टू डायरेक्शंस, अब दो डायरेक्शन पे लड़ रहे थे, ईस्टर्न डायरेक्शन और वेस्टर्न डायरेक्शन। अब जो ईस्टर्न डायरेक्शन में लड़ रहे थे वो ट्रेंच के सहारे लड़ रहे थे। मतलब ट्रेंच मतलब पता है, जानते हो ना ट्रेंच, जो आर्मी लड़ती है ना तो उसके आगे वो लोग ऐसे सीमेंट की थैलियां लगा देते हैं, जिससे सामने अगर फायरिंग हो ना तो वो जो आगे जो पिट रखा होता है, थैलियां रखी होती है, सर वो सैंड की होती है ना? वो सैंड की भी होती है, सीमेंट, हमारे यहाँ पे सीमेंट की और सैंड की दोनों यूज करते हैं लोग। तो सैंड की थैलियां और सीमेंट की थैलियां दोनों आगे लगाते हैं, ताकि सामने से अगर बुलेटिंग हो तो वो वहां ब्लॉक हो जाए, इनको लगे नहीं, और वो लोग अपने हिसाब से कोना वोना बना के फिर यहाँ से शूटिंग वूटिंग कर सके। ठीक है, तो कुछ लोग जो थे वो ईस्टर्न डायरेक्शन में वो ट्रेंच के सहारे लड़ रहे थे, और कुछ लोग जो थे वो ऐसे ही सामने सामने लड़ रहे थे। तो कैजुअलिटीज जो है वो ज्यादा से ज्यादा वेस्टर्न डायरेक्शन में हुई, ईस्टर्न डायरेक्शन में कम हुई, बिकॉज दे वर यूजिंग ट्रेंचेस। रशिया सफर्ड शॉकिंग डिफीट along with heavy casualties in the war। रशिया ने सबसे ज्यादा कैजुअलिटी के साथ वो डिफीट हो गया। रशियन आर्मीज लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 1916। 1914 और 1916 के बीच में रशियन आर्मी जो थी वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया में बहुत ही गंदी तरीके से हार गई। The Russian army destroyed crops and buildings in order to prevent the enemy from being able to leave off the land। अब यहाँ पे क्या हुआ, रशियन आर्मी इतने मतलब खुन्नस वाले थे कि जो भी अंदर एंटर होता था उनकी बाउंड्री के अंदर, उन्होंने क्या किया था, जितने भी क्रॉप्स थे, जितने भी बिल्डिंग्स थे, सब उड़ा दिया था, सब साफ कर दिया था। क्यों? क्योंकि आर्मी आगे से जितने भी अंदर घुस रहे हैं वो बच के बाहर नहीं जाने चाहिए, इतना मारो कि बच के बाहर नहीं जाने चाहिए। ठीक है, पर ये उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया कि जो आर्मी बाहर से, जो लोग अंदर बाहर से अंदर आए थे वो अंदर तो रह गए, पर जब इसकी ही सिचुएशन, रशिया की ही सिचुएशन जब नॉर्मलाइज हुई तो वो सारे रेफ्यूजी बन गए, क्योंकि इन्होंने जाने ही नहीं दिया बाहर। वॉर प्रिजनर है, वॉर प्रिजनर है, वॉर प्रिजनर है करके जाने ही नहीं दिया। ठीक है, अब 3 मिलियन रेफ्यूजी को लेना पड़ा उनको। ठीक है, एक तो स्कैरसिटी ऑफ फूड, सारे क्रॉप्स जो थे वो जला दिए थे। ठीक है, रहने के लिए घर भी थे वो भी तहस नहस कर दिया था, और ऊपर से 3 मिलियन रेफ्यूजीज भी लेके आए साथ में। ठीक है, द वॉर ऑल्सो अफेक्टेड द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को भी काफी नुकसान हो गया, बहुत ही भारी नुकसान हो गया। द इकोनॉमी वॉज बैडली हिट विद द कट ऑफ सप्लाई। अब जब वॉर चल रही हो तो लोग सप्लाईज के लिए देखें या फिर वॉर के सामने ध्यान रखें। ठीक है, तो सप्लाईज जो थी वो सारी कट ऑफ हो गई, उसके वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पाता था, कुछ नहीं हो पाता था, एंड ब्रेकिंग ऑफ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स। जितने भी लोग अंदर आते थे, बाहर से लोग अंदर आएंगे, सोल्जर्स आएंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, सीधा इंडस्ट्रीज में घुस जाएंगे, वहां पे तोड़ फोड़ मचा देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, इसके वजह से इंडस्ट्रियल जो सेक्टर था वो भी धीरे 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 डाउन हो गया। ये देखो इस तरह से ट्रेंच बनाई थी इन लोगों ने, इसको ट्रेंच बोलते हैं। सर अभी भी ट्रेंच के थ्रू ही फाइट की जाती है इंडिया में तो। हाँ, ठीक है,
By 1960 रेलवे लाइंस began to break down, और रेलवे लाइंस भी तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। एबल बॉडीड, अब देखो, अब मजे की बात आती है। अब जितना मतलब कि आप डीप जाते हो, जितना वॉर के अंदर डीप जाते हो, जितना हारोगे ना उतना ज्यादा हारोगे, ठीक है। अब हार गए थे तो भी मतलब कि अपना जो बल था वो कम नहीं हो रहा था इनका, नहीं। अभी पूरे रशिया के अंदर जितने एबल बॉडीड है, जितने फिजिकली हेल्दी एंड स्ट्रांग है, उनको बुलाओ लड़ने के लिए। हारना तो है ही नहीं, जाने दो उनको बुलाओ, ठीक है। एबल बॉडीड मेंस वर कॉल्ड अप टू द वॉर। अभी तक तो सोल्जर्स ही लड़ रहे थे, और अभी तो इन्होंने क्या किया, सोल्जर्स मतलब धीरे धीरे कम होते जा रहे थे, अब एबल बॉडीड को लेके आया, फिजिकली हेल्दी एंड स्ट्रांग पीपल्स को लेके आया, चलो आप भी लड़ो। सिटीजन्स को भी लेके आ गए वो लोग। हाँ हाँ, जितने भी सर हेल्दी लेबर को स्ट्रॉन्ग, भी। हाँ लेबर्स थे, जितने भी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे उन लोगों को लेके आए, और दिस लेड टू द शॉर्टेज ऑफ लेबर। लेबर को आप वहां पहुंचा दोगे वॉर पे, तो फिर यहाँ काम कौन करेगा, ठीक है। तो शॉर्टेज हो गई लेबर की, एंड शट डाउन ऑल स्मॉल वर्कशॉप्स, और जितने भी लेबर्स जो वर्कशॉप में काम करते थे उनको शट करना पड़ा, क्योंकि लेबर्स तो वहां लड़ रहे, ठीक है। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वेर सेंट टू फीड द आर्मी। अब जितना बचा कुचा है पूरी किसको रशिया को बुला रहे थे खिलाने के इससे लिए। अच्छा तो? हाँ इससे अच्छा तो मैं ऐसा बोलूं कि हार मान लेते वहां पे, और हाँ अपना अपना डेवलपमेंट कर लेते तो उतना और आगे बढ़ जाते। कुछ तो बच जाता। वही पर तो भी मैं आपको बोलूं, अल्टीमेटली ये वॉर तो 1919 में खत्म हुई, तो 1917 में तो ये विड्रॉ कर लिए थे। 1917 में तो ये विड्रॉ कर लिए थे रशियंस, कि नहीं अब तो लड़ना ही नहीं है, क्योंकि सब खत्म हो गया था, तो उससे अच्छा पहले ही बोल देते। तो इतना सर ये मतलब सब कि जार की एरोगेंस की वजह से हुआ, यस घमंड यस के। एग्जैक्टली वही है। अब लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन्स वेर सेंट टू फीड द आर्मी। अब रशिया को खिलाने के लिए ग्रेन्स नहीं थे, वहां भेज दिए सब, क्योंकि क्यों, वहां पे फिजिकली हेल्दी एंड स्ट्रांग लोग लड़ रहे हैं, उनको खाना तो चाहिए ना। दिस लीड्स टू scarcity of bread and flour for the people in the cities. अब सिटी के अंदर जो रह रहे थे बेचारे मासूम लोग, और सर 3 मिलियन जो अंदर वापस आए। हाँ, इसकी वजह से scarcity of bread and flour arises, ठीक है। इतनी हालाकी हो गई थी, इतनी बौखलाने वाली सिचुएशन हो गई थी कि फाइनली द फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन इम्पैक्ट हो गए। मतलब एक तो वहां से आप हार के आ गए, खाने के लिए पैसे नहीं है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नाम का कुछ है नहीं यहाँ पे, इंडस्ट्रीज खत्म हो गई है, वर्कशॉप्स खत्म हो गई है, इतनी सारी कैजुअलिटीज है, मैन पावर खत्म हो गया। मैन पावर खत्म हो गया है, ठीक है। उसके बाद में भी आपको अपनी टंगड़ी ऊंची की ऊंची रखनी है, हम हैं जार, ठीक है। तो इन्होंने कर दिया फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन। जितने भी लोग रिवॉल्यूशनरीज जो इकट्ठे हुए थे, जो अपना पर्पस था कि भाई अभी मौका है, जार को हटाओ वरना ये हमको हटा देगा, ठीक है। तो इन February 1917 there was an acute shortage of food in Russia which made the life of workers very difficult. Acute shortage of food हो गया, famine situation create हो गई रशिया, which made the life of worker very difficult. जितने भी जो वर्कर्स थे उनकी लाइफ जो थी वो बहुत ही खराब हो गई। Parliamentarians opposed the Tsar's desire to dissolve the Duma. वापिस से इनको भाई अभी तो आया है, वापिस से डूमा बुलाई, वापिस से इनको डिसॉल्व करनी है डूमा, ठीक है। अब बौखला गए पार्लियामेंटेरियंस, जितने भी पार्लियामेंट में थे, सारे के सारे लिबरल्स हो या वर्कर्स हो या जितने भी लोग, सब लोग बोले नहीं अभी तो इसको निकालो, कुछ भी करो, ये नहीं चलेगा अभी। On 22nd February, a lockout took place at a factory. Factories बंद, ठीक है। This led to the protest and strikes against the factory joined by women. अब यहाँ पे देखो women's ने join कर ली strikes धीरे धीरे, अभी तो मेंस थे, अभी तो धीरे धीरे women's आ गई, अभी तो पूरा रशिया आएगा देखो, ठीक है। women's join कर ली स्ट्राइक, प्रोटेस्ट करने लगी, और इसी की वजह से हम लोग जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं, दिस इज द रीजन। This day came to be known as International Women's Day, 22nd February, ठीक है। Demonstrating workers crossed from the factory quarters to the center सर of the बट वुमेन्स capital. डे तो 8 मार्च को है।
आप इंटरनेशनल वुमेन्स डे इन लोगों ने बोला है कि ये मतलब उसके बाद में कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से चेंज कर लिया होगा. So this day came to be known as International Women's Day. और demonstrating workers crossed from the factory quarters to the center of the capital. अब तक क्या हो रहा था, वर्कर्स सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री के आसपास ही स्ट्राइक करते थे, प्रोटेस्ट करते थे. अब धीरे धीरे ये लोग सिटी के अंदर एंटर हुए, कैपिटल में एंटर हुए. At this stage, no political party was actively organizing the movement. कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई मूवमेंट नहीं ऑर्गेनाइज करती थी, ठीक है, और कोई एक्टिवली पार्टिसिपेटेड भी नहीं थी, ठीक है. और किसी ने इनको सपोर्ट भी नहीं किया था. जो इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज बनी थी, बोल्शेविक एंड मेंशेविक, किसी ने इनको सपोर्ट भी नहीं किया था. और ये लोग अपने यहाँ भी डेमोन्स्ट्रेशन करने लगे थे. कर्फ्यू वॉज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड टू रिस्ट्रिक्ट द डेमोन्स्ट्रेटर्स, कैवेलरी एंड पुलिस वॉज कॉल्ड आउट. कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गवर्नमेंट ने और साथों साथ कैवेलरी को बुलाई गई. कैवेलरी मतलब जानते हो, घुड़सवार होते हैं. लैंड सोल्जर्स. horsemen with यस. तो पुलिस को बुलाई गई और कैवेलरीज को बुलाई गई कि भाई आप इनको रिस्ट्रिक्ट करो, ठीक है. On 25th February, the government suspended the Duma. Politicians spoke out against this measure. 25th of February को वापस डूमा बुलाई गई, उसको सस्पेंड किया गया. तो पॉलिटिशियंस ने बोला कि ये चीज जो है वो नहीं चलेगी. बार बार आप बुला रहे हो, बार बार आप सस्पेंड करते जा रहे हो, आपको करना क्या है. On 26th February, demonstrators returned on the streets, whereas on 27th February, the police headquarters were attacked and damaged. अब पहले तो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, अभी पारा ऊपर चढ़ गया. तूफान के पहले की शांति. और 26 को वापिस से इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू कर दिया स्ट्रीट्स पे. और जब पुलिस भेजी गई तो पुलिस को तो हटाया, पुलिस हेडक्वार्टर्स को भी अटैक किया और डैमेज कर दिया, ठीक है. वर्कर्स डेमोन्स्ट्रेटेड ऑन द स्ट्रीट्स रेजिंग स्लोगन्स अबाउट ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी. वर्कर्स डेमोन्स्ट्रेट तो कर रहे थे, पर कौन से स्लोगन्स के साथ? ब्रेड चाहिए, अच्छे वेजेस चाहिए, बेटर आवर्स चाहिए, मतलब कम आवर्स चाहिए और बेटर वेजेस चाहिए, और डेमोक्रेसी चाहिए. हमको फ्रीडम चाहिए, आपसे फ्रीडम चाहिए, आपकी जो पॉलिसीज हैं उससे फ्रीडम चाहिए, ठीक है. The government tried to control the situation through cavalry, but it refused to fire on demonstration. अब देखो, कैवेलरी भेजी, कैवेलरी को बोला गया कि आप इनको कंट्रोल करो सिचुएशन. कैवेलरी ने बोला हम लोग फायर नहीं करेंगे. आर्मी कंट्रोल से चली गई. हाँ, हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है. An officer was shot at the barrack of a regiment. एक ऑफिसर को मार दिया, मतलब इन्होंने ना बोला कि नहीं हम लोग नहीं करेंगे, तो शॉट कर दिया उसको, ठीक है. 3 other regiments revolted and voted to join the striking workers. अब अपने ही भाइयों को किसी ने मार दिया हो, अपने ही रेजिमेंट के किसी आदमी को मार दिया हो, ठीक है, तो दूसरी रेजिमेंट क्या करेगी? तो उन्होंने छोड़ दिया, साथ ही छोड़ दिया. चलो चलो आप निकलो अब यहाँ से, हम लोग रिवॉल्यूशनरीज के पास जा रहे हैं, हम लोग भी स्ट्राइक करेंगे वर्कर्स के साथ. तो उन लोगों ने भी वर्कर्स को ज्वाइन कर लिया. The cavalry soldiers joined the workers and jointly formed the Soviet or council. Soviet मतलब council. Cavalry soldiers, workers, जितने भी लोग थे, liberals थे, सारे लोग इकट्ठा होके सोवियत बनाया. In the same building where the Duma met. वही बिल्डिंग में जहां ड्यूमा लेजिस्लेटिव असेंबली मिलती थी. This was Petrograd सोवियत, और इसको बोला गया पेट्रोग्रेड सोवियत. इस तरह से कुछ. ठीक है. Okay. यस आहना. Nothing, sir. ओके I was just telling that I understood that part. ओके. अब सर ऐसी सिचुएशन में तो मिनिस्टर पावर कहाँ चलेगी? क्या ऐसी सिचुएशन में मिनिस्टर पावर नहीं चलेगी ही नहीं ना. इन लोगों ने पूरा काउंसिल ही अपने हाथ में ले लिया. यस सर. On 28th of February, a delegation went to see the Tsar. अब इन लोगों ने चलो देख के तो आते हैं जार क्या कर रहा है, कैसी क्या सिचुएशन है. Tsar resigned the throne
फाइनली द डे केम, क्या हुआ, जार ने थ्रोन को रिजाइन कर दिया ऑन द एडवाइस ऑफ मिलिट्री कमांडर्स। इनके जो मिलिट्री कमांडर्स थे उन्होंने बोला अब भाई तुम्हारा कुछ यहाँ रहा नहीं है, ये लोग आपको भी बेच खाएंगे, एक काम करो बिस्तरा पोटला पैक करो, निकलो यहाँ से, ठीक अब है। यहाँ पे रहना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार। हाँ, ठीक है। तो 2 मार्च 1917 को ये भाई ने रिजाइन कर दिया, साहब ने रिजाइन कर दिया। अब एक्चुअली रिजाइन तो किया था पर इन्हीं लोगों ने इनको मार डाला था, इनकी फैमिली को मार डाला था। सोवियत एंड डूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। अच्छा, ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट? प्रोविजनल गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? Sir, it was an immediate government. इमीडिएट गवर्नमेंट तो है, पर प्रोविजनल गवर्नमेंट तो उसको तो इंटरिम गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, क्यों प्रोविजनल गवर्नमेंट बोला गया? सर टेम्पररी थी इसमें। बताओ बताओ। सर एक सेकंड, वो ढूंढ रहा हूँ बुक में। Sir, जिसने गूगल सर्च किया। वो मुझे पता चल ही जाता है, कौन कौन गूगल सर्च करता है, सब कुछ मुझे सब पता चलता है। एक्चुअली आई एम हैविंग अ Sir, सॉफ्टवेयर। प्रोविजनल गवर्नमेंट मतलब तो सर एन इमरजेंसी गवर्नमेंट ही होगा। इमरजेंसी गवर्नमेंट मतलब इंटरिम गवर्नमेंट होता है, हालांकि प्रोविजनल गवर्नमेंट भी इमरजेंसी में लगाई जाती है, पर मेरे ख्याल से इमरजेंसी गवर्नमेंट को इंटरिम बोला जाता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस। पर प्रोविजनल गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर पर्पस से बनाई जाती है। मैंने आंसर बोल दिया, फिर भी पता नहीं चला। वही माही जो तो वो बोल रही है ना अंदर से, वो पर्पस, हाँ वही है उसका आंसर। किसी पर्पस से बनाई जाने वाली गवर्नमेंट को बोलते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजन, एंड व्हाट वाज द प्रोविजन? कि रशिया में भी डेमोक्रेसी आए, रशिया के पीसेंट्स को उनका लैंड मिले, ठीक है। जितने भी रिवॉल्यूशनरीज जो भी काम कर रहे थे, जो भी एक्ट कर रहे थे अगेंस्ट जार, तो वो कुछ प्रोविजन था जिसके वजह से वो लोग एक्ट कर रहे थे, और उसी प्रोविजन के लिए इन लोगों ने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई, जिसमें सोवियत के लोग भी थे और डूमा लीडर्स भी थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी होगी कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, अभी कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आएगा, सब कुछ आएगा, पर यहाँ पे बोल्शेविक नहीं पर मेंशेविक जो पीपल्स थे, मेंशेविक जो ग्रुप था, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा पहले, ठीक है। मतलब अभी तक जार का इन्फ्लुएंस था, ठीक है, जार गए, उसके बाद में ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग कौन थे? मेंशेविक ग्रुप से थे, बट ठीक है। सर आपने बोला था कि बोल्शेविक ग्रुप लास्ट में जीत जाता है। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, अभी तो एक रिवॉल्यूशन हुआ ना, अभी तो 2 रिवॉल्यूशन करने हैं अपने को रशिया को आजाद करने के लिए। तो पहला वाला रिवॉल्यूशन ये था ना, ये फरवरी रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब अक्टूबर अब रिवॉल्यूशन। दूसरा अक्टूबर रिवॉल्यूशन आएगा, उसमें बोल्शेविक लोग आएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ क्या है, अभी सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेंशेविक ग्रुप आया है आगे, मेजोरिटेरियन मेंशेविक ग्रुप है, ठीक है। पर इन्फ्लुएंस इनको किसका है? व्लादिमीर लेनिन का है, ठीक है। आइडियोलॉजी अभी कोई कोई लोग व्लादिमीर लेनिन की पकड़ रहे हैं, ठीक है, बोल्शेविक्स की पकड़ रहे हैं, पर इंपॉर्टेंस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेंशेविक का है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रिवॉल्यूशनरीज जो है वो कंस्टिट्यूट करते हैं ये प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले अभी जार जब एलिमिनेट हुआ उसके बाद में सबसे पहले मेंशेविक ग्रुप आएगा, और उसके बाद में अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद वो आएंगे बोल्शेविक, ठीक है।
तो अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? Sir, any Age person of above 18 18 person will be eligible to vote. Above Above 18 years has 18 the years right to has vote. right to vote. वाह रे वाह, जबरदस्त। मतलब कूट कूट के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तुम लोगों ने तो। Sir, दिल से डेमोक्रेटिक। नहीं सर, 6th स्टैंडर्ड से यही बात है ना सर, हर एक लेक्चर में आती है सिविक्स के। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है, कोई नहीं, चलो सही है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट हुई बिकॉज ऑफ मतलब ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब अबव 18 यू आर लायबल टू गिव अ वोट, ठीक है। पेट्रोग्रेड, अच्छा तुम लोगों को ये चीज पता है कि ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है ना, वो हमने ये रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर फंडामेंटल राइट्स जो है ना, वो हमने यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया हुआ है, ये हमारे पास था नहीं, हमने लिया है इनके पास, ठीक है। काफी सारी चीजें हमने वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी के साथ पास से भी लिया हुआ है। मतलब बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये काफी अच्छे अच्छे जो जो भी हमको लगे उस टाइम पे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनको लगे, तो उस हिसाब से उन लोगों ने उठा के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया है। सर पर हर एक देश का वो टाइम पीरियड अलग होता है ना, हमारे यहाँ पे 18 है, कहीं पे 23 भी होता है। पर हम वो मैंने बोला ना, अच्छा लगा ले लिया, उसको थोड़ा मेंड करके डाल दिया, ऐसा है। वैसे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही मतलब होशियार थे। तो Petrograd had led the February Revolution that brought down monarchy in February 1917। मतलब पेट्रोग्रेड ने फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन किया था, उसकी वजह से मोनार्की सिस्टम जो है वो फरवरी 1917 में खत्म हो गया, ठीक है। अब फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन, एक काम करो 2 मिनट है, पूरा खत्म नहीं होगा, रिवाइज कर लो जितना पढ़ा उतना। सर अभी भी वर्ल्ड वॉर 1 तो चल ही रही है ना? हाँ 1919 तक चल रही थी, पर ये लोग तो बैक ऑफ हो गए थे ना, विड्रॉ कर लिया था अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे घर पे रिवॉल्यूशन चल रहा होता, फिर वहाँ कहाँ मदद करने जाए। मेरे खुद के घर पे इराक और ईरान में भी वॉर चल रही थी। कहाँ पे? इराक और ईरान में भी? यस सर। मतलब समझो कि मेरे घर पे ही झगड़ा चल रहा हूँ, मैं दूसरे लोगों के झगड़े को मतलब सुलझाने पे खड़ा हूँ? नहीं है खुद के घर का झगड़ा सुलझाऊंगा ना, उसके बाद में लोगों को सुलझाने जाऊंगा। और सर अभी वर्ल्ड वॉर 3 भी होने वाली थी, और चाइना की वजह से कोरोना। रूमर्स आ रहे कि वर्ल्ड वॉर 3 हो गया। सर अब वर्ल्ड वॉर कभी हो ही नहीं सकती है, होने क्योंकि वाली हर एक थी, देश के सब पास कुछ न्यूक्लियर बंद हो वेपन्स है। हाँ मतलब वो सब डेंजरस है, ऑन द वर्ज है, ऑन द वर्ज ऑफ डेंजर, मतलब ये हो ही नहीं सकता। सर सबने ट्रीटी ऑफ पीस भी साइन की, इसलिए वो नहीं कर सकते। हाँ सर treaty होने of- वाली थी पर वो बंद हो गई थी। नहीं एक्चुअली बंद नहीं हुई है अभी भी, ये मतलब एक्चुअली ये कंसेप्ट आप लोग समझे नहीं है। कोई बात नहीं, दूसरी बार लेक्चर में मिलेंगे ना, थोड़ा ये चैप्टर पर खत्म करेंगे तो वो पूरा कंसेप्ट समझाएंगे। एक्चुअली चाइनास कंसेप्ट ये नहीं था कि ये वायरस को भेजना है, चाइना का कंसेप्ट ये था ही नहीं पहले से, चाइना का कंसेप्ट कुछ और ही है। वो अगर कंसेप्ट समझ जाओगे ना तो अल्टीमेटली पता चल जाएगा कि अभी इंडिया की तीसरी स्ट्राइक होने वाली है और पाकिस्तान सर के ऊपर। ईरान की वजह से भी हुआ था। कहाँ, यहाँ या अभी? हुआ नहीं है सर, होने वाला था। हाँ ईरान नहीं, अभी तो वो चल रहा है वहाँ पे, ये पैलेस्टाइन वगैरह में चल रहा है अभी इसका। सर अब तो ऐसा लग रहा है ये रशियन रिवॉल्यूशन तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी ज्यादा डेंजर। यस एग्जैक्टली। उसमें तो जल्दी खत्म हो गया था, ये बहुत खींच रहे हैं। यस सर। ओके चलो, टाइम खत्म हो गया अपने, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Bye, sir. यहाँ तक आप लोग रिवाइज कर लो, और कोई भी डाउट हो तो आप लिस्ट आउट करके लेके आओ पूरा रशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर देंगे। सर मीटिंग एंड मत करना। हाँ हाँ ओके। बाय सर। सर तो हमें साइंस के लिए न्यू मीटिंग ज्वाइन करनी है। नहीं यही है ना, यहाँ पे ही तुम लोग। यही है sir. यस हाँ
होस्ट कौन बनेगा? सर कोई एड्रेस भी नहीं है। वही ना, होस्ट बनने वाले निकल गए सब। सर मुझे बना दो वो। सर दीप्ति मैम है। नहीं है शायद। यस सर। दीप्ति वर्मा। यस सर। वो मैम नहीं है शायद। नहीं नहीं। Yes, sir. She is student. Yes sir, she is student. सर किसी को भी बना कर किसी को भी बना दो। किसी को भी बना दूं, चलो हीर को बना दूं मैं। बना दो सर। यस सर बना दो। Okay, so here now you are the host and we are the host. चलो बाय बाय। आई एम नॉट द गोस्ट। नहीं, I am the host. हम लोग